नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विपक्ष के एक और मुद्दे की शरद पवार ने निकाली हवा। पीएम मोदी के डिग्री विवाद को बताया फर्जी। विपक्षी एकता में भारी फूट। राहुल गांधी पर गुलाम नबी आजाद का विस्फोटक खुलासा। गांधी परिवार के विदेशी कनेक्शन की खुली पोल। बीजेपी ने दागे तीखे सवाल। बंगाल हिंसा पर एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का बड़ा खुलासा। कहा, सीएम ममता की विफलता की वजह से हुई हिंसा। एनआईए जांच की उठी मांग। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस की खुली पोल। कांग्रेस और आतंकी संगठन के बीच साठगांठ। बीजेपी ने लगाया बड़ा आरोप। अमृतपाल का दाहिना हाथ पपलप्रीत गिरफ्तार। पंजाब के होशियारपुर से पकड़ा गया। 23 दिन बाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात विपक्ष में रहकर शरद पवार के विपक्ष को बड़े झटके की। दरअसल शरद पवार ने एक बार फिर से विपक्षी एकता को ठेंगा दिखा दिया है। इस बार उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री विवाद पर विपक्ष की राजनीति को स्वाहा कर दिया है। पवार ने पहले खत्म की अडानी की कहानी, जेपीसी की मांग को किया था खारिज, और अब पीएम मोदी के डिग्री विवाद को लेकर कहा है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। शरद पवार ने कहा, आज देश के सामने बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे कई बड़े सवाल हैं और इन मुद्दों पर केंद्र सरकार पर हमला करना चाहिए। बेमौसम बरसात की वजह से फसलें बर्बाद हो गई, इस पर चर्चा जरूरी है, ना कि डिग्री पर सवाल खड़े किया जाए। इन दिनों क्या हो गया है शरद पवार को, अचानक इतना क्यों बोल रहे हैं? देखिए, शरद पवार एक एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है। ये बड़े बड़े लीडर ये स्कूल में भी नहीं होंगे उस समय से ये शरद पवार राष्ट्रीय राजनीति में है। वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस चीज से आप प्रधानमंत्री मोदी को घेर सकते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि भाई ये तो देश की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर हमला है, इस मसले को मत उठाओ, कोई फायदा नहीं होगा। 2019 में भी आपने राफेल किया, पेगासस किया, कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। आपने फिर अडानी के ऊपर हमला कर दिया। शरद पवार ने कहा कि भाई इस तरह की बातें बहुत पहले की राजनीति होती थी। टाटा बिरला का हम नाम लिया करते थे, अभी अडानी अंबानी कर रहे हो। पिछली बार भी आपने सूट बूट की सरकार, सारी चीजें आपने कर ली, कोई फायदा हुआ? मोदी की सीटें और बढ़ गई। तीसरी बात, उन्होंने कहा भाई जेपीसी, बोले जेपीसी बुला करके क्या करना चाहते हो? जेपीसी में जो बहुमत, जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो सत्ता पक्ष का होगा। आप जेपीसी का कोई फैसला अपने हिसाब से नहीं कर पाओगे। सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला ऑलरेडी है, उसको उधर ही रहने दो। नहीं तो फिर यही जज लोया के केस या फिर राफेल के केस में सुप्रीम कोर्ट कह देगा, क्लीन चिट दे देगा, आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। उन्होंने साफ साफ कहा सावरकर का नाम आप नहीं लेंगे, राहुल गांधी को, क्योंकि उसमें सब रीजनल इंटरेस्ट, उद्धव ठाकरे को बुरा लगेगा, तो उसके लिए भी उन्होंने मना किया। आज उन्होंने एक और लिस्ट में जोड़ दिया कि ये सर्टिफिकेट, ये डिग्री तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा डिग्री क्या है, तुम्हारा डिग्री क्या है, इससे राजनीति होती है। वो बात सही कह रहे हैं। और ये बात, ये जो नौसिखिए नए नए लोग पिछले 8-10 साल में राजनीति के बुलंदियों पे जो चढ़ गए हैं, इनको हवाई लग रहा है। शरद पवार की बात कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि शरद पवार की वजह से ही विपक्षी एकता बनेगी या टूटेगी। जिस हिसाब से दिख रहा है उस हिसाब से तो साफ साफ लग रहा है कि जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे कि सारे लोग इकट्ठा हो जाओ मोदी को हराने के लिए, वो होता नहीं दिख रहा है। तो क्या शरद पवार की सलाह को उनके साथी मानेंगे? देखिए, उनको मानना पड़ेगा। शरद पवार अकेले ऐसे शख्स हैं विपक्षी खेमे में जो 10-15 पार्टियों को एक जगह पे बिठा सकते हैं।
ये हैसियत ना ही राहुल गांधी के पास है, ना केजरीवाल के पास है, ना ही नीतीश कुमार और ना ही ममता बनर्जी के पास है। विदाउट शरद पवार कोई विपक्षी एकता नहीं हो सकती। जी, अगली खबर में बात राहुल गांधी पर गुलाम नबी आजाद के विस्फोटक खुलासे की। गांधी परिवार से सालों पुराना रिश्ता तोड़ कांग्रेस का हाथ छोड़ अलग पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार पर बड़े बड़े खुलासे किए हैं। गांधी परिवार के विदेशी कनेक्शन की पूरी पोल खोल कर रख दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के संदिग्ध कारोबारियों से रिश्ते हैं। राहुल गांधी और गांधी परिवार विदेश जाकर इन कारोबारियों से चोरी छिपे मिलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह शर्म की बात है कि राहुल गांधी कहते हैं कि उनका कभी किसी व्यवसायी से कोई संबंध नहीं रहा है, जिस पर उन्होंने 10 उदाहरण देने की बात तक कह डाली। आजाद के आरोप के बाद से बीजेपी ने राहुल गांधी से उन कारोबारियों के नाम का खुलासा करने को कहा है जिनसे वो मिलते हैं। क्या राहुल गांधी नाम बताएंगे? देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब जब तक कांग्रेस में थे, सोनिया गांधी के आंख नाक कान थे। मैं बार बार कहता हूं, इस चीज को समझिए। कांग्रेस पार्टी के स्ट्रक्चर में ये कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है। गुलाम नबी आजाद साहब और अहमद पटेल यही दो मुख्य सलाहकार थे। किनके? सोनिया गांधी की, जब यूपीए सरकार में आई। अब वो तो सारे भेद जानते हैं। उन्होंने क्या कहा? आप ठिठोली करेंगे, सख्त छाप किस्म की राजनीति करेंगे राहुल गांधी, तो उसका तो जवाब कोई ना कोई तो देगा ही। आपने अडानी लिख दिया, उसमें आपने पोस्टर बना दिया, उसमें गुलाम नबी आजाद का भी नाम डाल दिया आपने। किसका मतलब? आप ये दिखाना चाह रहे थे कि भाई सब अडानी के कहने पे ये सब कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि चलो भाई कोर्ट तुमको घसीटेंगे हम। लेकिन इनको जब कहा गया तो इन्होंने बहुत ही सभ्य तरीके से उन्होंने कहा कि बहुत रिस्पेक्ट है हमको गांधी परिवार को लेकर के। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर ये बात कही जा रही है तो ऐसे 10 बिजनेसमैन का नाम मैं बता सकता हूं जिसके रिश्ते गांधी परिवार से है। सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, और भाई मैं तो देख रहा था भी सोशल मीडिया पे पोस्टर चल रहा था, ये राहुल गांधी के जीजा जी अडानी के साथ एकदम कदम ताल करते हुए पूरे गॉगल्स वगैरह लगा करके फोटो खिंचाया जा रहा है। भाई परिवार को तो बचा लो पहले अडानी से, तब किसी और को बचाना। तो उसी पे उन्होंने कहा कि ये जो राहुल गांधी विदेश की यात्रा पे जाते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं, कांग्रेसियों को भी मालूम नहीं होता है। तो 3-4 लोग, बड़े लोग उस जमाने में, उनको मालूम होता होगा, सोनिया गांधी को मालूम होता होगा, अहमद पटेल पता रखते होंगे सारी चीज़ों को, और गुलाम नबी आजाद को मिलता सब कुछ मालूम होता होगा। तो उन्होंने कहा कि जो अचानक से विदेश में आप गायब हो जाते थे, वहां आप अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते थे। राजनीति इशारों में की जाती है, सभ्य व्यक्ति हैं, लेकिन उसको डिकोड करना जरूरी है। ये अनडिजायरेबल क्या है? ड्रग माफिया से मिलते थे, दाऊद इब्राहिम के गुर्गे से मिलते थे, आप भ्रष्टाचारियों से मिलते थे, स्कैमस्टर्स जो बाहर भाग गए हैं उनसे मिलते थे, ड्रग माफिया के किसी ड्रग लॉर्ड से मिलते थे, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले उस तरह के माफिया लोगों से आपकी जान पहचान है, उसके साथ आप धंधा करते हैं। कि कोई आईएसआई का दलाल था, कि कोई चाइनीज एजेंट है, कौन है? ये सवाल का तो जवाब अब देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से आया है। और अगर राहुल गांधी अपनी राजनीति की दिशा और दशा को ठीक नहीं करते, गुलाम नबी आजाद पे इस तरह का हमला करते रहे, आप उनको लालची और पता नहीं क्या 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 कहलवाएं, तो फिर राहुल गांधी को भी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुलाम नबी आजाद पूरे देश के सामने कांग्रेस पार्टी को नंगा करके रख देंगे। पर इतने बड़े आरोप पे कांग्रेस चुप क्यों है? भाई चुप क्यों नहीं रहेगी? कांग्रेस पार्टी के पास है क्या? लोग भूल गए। आपने तो प्रधानमंत्री मोदी के अडानी के पुराने तस्वीर को आपने दिखा दिया। कोई बताएगा या कांग्रेस पार्टी सवाल का जवाब देगी कि क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी एक बहुत बड़े बिजनेस हाउस के प्राइवेट प्लेन से दिल्ली से स्विट्जरलैंड जाते थे, या हाँ या नहीं, जब यूपीए सरकार की
यहां पे तूती बोलती थी हिंदुस्तान में, इस सवाल का वो जवाब दे दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी, अगली खबर में बात पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा से जुड़ी आई बड़ी अपडेट की। रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के मामले में एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। इस टीम के चीफ रिटायर्ड जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि हावड़ा और हुगली में हुई हिंसा के पीछे सीएम ममता बनर्जी की विफलता जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सारे नियमों का उल्लंघन किया। रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा कि रिश्वड़ा और शिवपुर हिंसा मामले की एनआईए जांच ये जानने के लिए बेहद जरूरी है कि क्या ये दंगे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिए गए थे। क्या कुछ रिपोर्ट में लिखा गया? देखिए, जो वर्ड है कंसर्टेड मैनर, द रॉयट वॉज कंडक्टेड इन कंसर्टेड मैनर, पूरी योजना के तहत। और ये जो रिसरा और शिवपुर यहां जो हिंसा हुई है, उसके लिए ये एनएचआरसी की टीम ये रिकमेंड कर रही कि इसको एनआईए से जांच करवाई जाए। हड़कंप मचा हुआ ये नबन्ना के अंदर, जहां से ममता बनर्जी शासन प्रशासन चलाती है, अंतरात्मा हिल रहा होगा कि कहीं एनआईए आ गई। ये जितना चंडाल चौकरी जो बंगाल के अंदर काम कर रहा है, एनआईए कहां आती है? एनआईए वहां आती है जहां इंटर स्टेट या इंटरनेशनल टेररिज्म, ये एनएचआरसी कह रही है कि एनआईए की जांच हो। वो क्यों? कि बहुत ही प्लान तरीके से किया गया और ये आतंकवाद के लेवल का है, ये कोई छोटा मोटा दंगा नहीं है। यहां जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग इसको प्लान कर रहे हैं, वो लश्कर तोयबा और उस तरह के लोग हैं, पीएफआई, जिहादी, आईएसआईएस, अलकायदा के तार निकल आएंगे बंगाल से। तो ये ममता बनर्जी कहां किसको मुंह दिखाएगी? और सबसे घृणित बात, इस रिपोर्ट ने साफ साफ कहा कि इतनी संवेदनहीन सरकार है हिंदुओं के प्रति ममता बनर्जी की कि हिंदू मार भी खाया और पुलिस एक्शन भी पीड़ितों के ऊपर ही लेती रही। ये उनके शब्द हैं रिटायर्ड जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी के। तो ममता बनर्जी ने तो प्रधानमंत्री बनना है, इनको है प्रधानमंत्री बनना है, यही बंगाल मॉडल पे खत्म कर दो देश को तुम लोग अपनी गंदी और घटिया राजनीति के चक्कर में। भाई न्याय व्यवस्था होता है, भाई हिंदू हो मुसलमान हो, कोई पीड़ित है, उसका जाति धर्म छोड़ के आप उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये लगातार ममता बनर्जी इस तरह के अनर्गल काम करते, चुनाव जीती तब हिंदुओं को तबाह बर्बाद किया, और जिन लोगों ने वोट नहीं किया उसको तो पीटा, रेप, बलात्कार सब कुछ किया, और हॉस्पिटल ये लोग गए तो उन हिंदुओं को भगा दिया गया, भाई तुम ममता बनर्जी के वोटर नहीं हो, तुम जाओ यहां से। और केंद्र की सरकार जो अपनी इमेज को बनाने के चक्कर में हिंदुओं को मरवा रही है, वहां पे ये इस तरह के दानवीय प्रवृत्ति के लोगों को आप राज शासन में बिठा करके रखेंगे। ये देश की जनता सब कुछ देख रही है और मौका आएगा तो कभी किसी को माफ नहीं करेगी। बीजेपी भी एनआईए जांच के लिए कोर्ट पहुंची है, अब आगे क्या होगा? भाई कोर्ट, सरकार तुम्हारी है, सरकार तुम्हारी है भाई, आप एप्लीकेशन देंगे या एक्शन लेंगे। बंगाल में आपने चुनाव नतीजों के बाद आपने अपने ही कार्यकर्ताओं को मरने छोड़ दिया, बस ये इमेज बनाने के लिए कि हम राष्ट्रपति शासन कभी लगाएंगे नहीं। इस इमेज के चक्कर में बंगाल में हिंदुओं की मौत हो रही है।
जी, अगली खबर में बात कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस की बढ़ती टेंशन की। पीएफआई के राजनीतिक संगठन एसडीपीआई के एक नेता ने बताया है कि कांग्रेस और जेडीएस के नेता चुनाव में गठबंधन के लिए संपर्क में हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि दोनों पार्टियां पीएफआई के कैडर को भी अपने साथ जोड़ना चाहती है। इतना ही नहीं, यह भी दावा किया गया कि 2018 में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने संगठन से मदद ली थी। कांग्रेस की तरफ से एसडीपीआई से चुनाव में गठबंधन करने के दावे पर बीजेपी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। कर्नाटक बीजेपी के प्रवक्ता एस प्रकाश ने कांग्रेस और आतंकी संगठन के बीच साठगांठ होने का आरोप लगाया है। ये कैसा साठगांठ चल रहा है कर्नाटक में? देखिए, बंगाल में हिंदुओं को काटा जा रहा है, हिंसा हो रही है उनके खिलाफ और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। और जो लोग करवाने वाले हैं ये दंगा, पीएफआई का ही ये पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई। ये जिहादियों के सामने जी हुजूरी करते हुए कि वोट बैंक हमारे पास आ जाए। ये कहां है राहुल गांधी? है क्या बता रहा था, शांडिल्य ब्राह्मण है, जिहादियों के साथ उसके दरबार में माथा टेकने के लिए आपके लोग जा रहे हैं। आपको शर्म भी नहीं आती? यही दोगले और दोहरे चरित्र की वजह से ये हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का जो है भट्टा बैठ गया है। आप पीएफआई के ऊपर बैन है। आपने ही पीएफआई के जो पुराना चेहरा जो था सिमी, कांग्रेस पार्टी ने ही बैन लगाया। वही लोग हैं, नाम जानते पहचानते, सब कुछ एक दूसरे को जानते। आप आतंकी को आतंकी नहीं कह सकते, आप जिहादियों को जिहादी नहीं कह सकते। ये पीएफआई वाले गंगा जमनी तहजीब को आगे लेकर के जाने वाले हैं या देश में बॉम्ब से उड़ाने वाले लोग हैं। ये बिहार में ये पीएफआई, यही एसडीपीआई का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, 15,000 आतंकी खड़ा करके वहां पे पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं ये लोग। बंगाल में यही पीएफआई और इस नेटवर्क के जरिए वहां एनआईए की हालत खराब है। वहां पे 27,000 केजी अमोनियम नाइट्रेट मिला है। लड़ लीजिए चुनाव, जीत जाइए चुनाव, मुबारकबाद सबको। देश जब टूटेगा इन लोगों के कब्र पे लोग जूते मारेंगे। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश में जुटी पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अमृतपाल के करीबी पप्पल प्रीत को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी पंजाब के होशियारपुर से हुई है। पंजाब पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में पप्पल प्रीत सिंह को पकड़ा गया है। पप्पल प्रीत अमृतपाल का सलाहकार है। वो उसके फरार होने के समय से ही अमृतपाल के साथ साई की तरह रह रहा था। खबर है कि पुलिस उस पर एनएसए लगाने वाली है। क्या अब अगला नंबर अमृतपाल का है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है गिरफ्तारी कहां से हुई है। पंजाब पुलिस कह रही है कि भाई अमृतसर के इलाके में हमने किया, खबर आ रही है होशियारपुर में हुआ, और उसके पहले जो शुरुआती खबर आई कि दिल्ली के आसपास हुआ। क्या हो रहा है भाई? और प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब पुलिस कह रही है तो पहला सेंटेंस ही कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश पे सारे लोग इस वोट बैंक राजनीति के चक्कर में, अब देखिए खालिस्तानियों को वहां आप प्रमोट कर रहे हैं, बचा रहे हैं। खालिस्तानियों के साथ आप वहां देश तोड़ने वाले लोग, वहां जो सरकार चला रही है वो उनके आगे पीछे घूम रही है। कोई एक्शन, एक व्यक्ति को नहीं पकड़ सकते। साउथ इंडिया में कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, वहां एसडीपीआई, ये पीएफआई आतंकी जिहादियों के साथ वो, ये सब कौन है? ममता बनर्जी वहां पे अलग, टोपी पहन के इफ्तार करने वाले नीतीश कुमार वो अलग। आंखें खोलिए सब लोग, बहुत बुरी स्थिति है राजनीति की। ये देश को तोड़ के सत्ता में बैठने का जो नशा ये हमने, हिंदुस्तान की जनता ने ये इस तरह के प्राणियों को, इस तरह के जंतुओं को दिया है। गंदे लोगों को आप राजनीति में आगे बढ़ाएंगे, उनको वोट करेंगे, उस पार्टियों को आप समर्थन करेंगे, यही हश्र होगा। 20 साल 30 साल के बाद हिंदुस्तान का वही हाल होगा
जो आज पाकिस्तान का हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर बड़ा खुलासा करेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।